हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आज के फॉर्मूला एंड कंसेप्ट डिस्कशन सीरीज में बेसिकली हम लोग चैप्टर 3 यानी मैट्रिसेस, चैप्टर 4 यानी डिटर्मिनेंट, इन दोनों चैप्टर्स के फॉर्मूलेज एंड कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कल की क्लास में हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनके फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है देन डोंट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और फॉर्मूला क्लस्टर में यानी मैथ मिशन बुक का एक छोटा सा पार्ट है फॉर्मूला क्लस्टर। तो फॉर्मूला क्लस्टर में से हम आज चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा जी आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, हमने यहां पर कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ है विद द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये तो आप सभी को पता होगा व्हाट इज अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स ए लिखा, ये सारी बातें आप सभी को तो पता ही होंगी। जैसे यहाँ पर मैंने कोई नंबर 1 लिख दिया, मान लो यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ -3 लिखा, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पर 0, यहाँ पर सपोज मैंने 6 लिख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं मतलब उनको हम रो वाइज एंट्रीज बोलते हैं, और यहाँ पर जैसे वर्टिकल एंट्रीज आपको दिख रही हैं इन्हें हम कॉलम वाइज एंट्रीज बोलते हैं। मतलब यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, इनके बेसिस पे हम यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स का पता करते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है बच्चों, तो 2 हैं, मतलब रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं तो 3, मतलब वर्टिकल लाइंस कितने हैं तो 3। समझे बच्चों, रोज को इन जनरल m से और कॉलम्स को इन जनरल n से दिखाते हैं। रोज और कॉलम्स के काउंटिंग के बीच में ये क्रॉस का निशान लगाते हैं, तो यहां से क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, है ना। अगर मैट्रिक्स का नाम ए है तो जैसे मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को इन जनरल दिखाने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, है ना। मैट्रिक्स ए के किसी भी एलिमेंट को दिखाने के लिए हम लोग AIJ सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पर ये AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, सो AIJ बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए। समझे, यानी अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखूं A23, इसका मतलब ऐसा एलिमेंट बताओ जो कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम यानी एलिमेंट 6, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कुछ बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स है ये मुझे पता करना हो तो या तो 1 बाई 1 काउंट कर लो, या फिर जितने रोज हैं और जितने कॉलम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना बच्चों, m इंटू n डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जब ऑर्डर लिखते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिखा है, जब ऑर्डर लिखते हैं तो फिर इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं कि m मल्टीप्लाई n, इसे क्या बोलते हैं m बाई n। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर भी आप ऑर्डर लिख सकते हो, देखो इस तरीके से नीचे की तरफ लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जरा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका कॉलम मैट्रिक्स, फिर है आपका रो मैट्रिक्स। अब ये दोनों बहुत ही सिंपल हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितने भी हो, है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर कॉलम वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम्स कितने भी हो, उसे रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये इनके जनरल रिप्रेजेंटेशंस हो गए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक कॉलम है तो m बाई 1 लिखा है, एक रो है तो 1 बाई n लिखा है। ठीक है बच्चों, इनके एग्जांपल्स बताऊं आपको, देखिए ये किसका एग्जांपल है मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने ये लिखा है ना, अच्छा ये किसका एग्जांपल है ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, आप बताओ जरा ये किसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 रोज एंड 1 कॉलम, है ना। मतलब ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा इसका ऑर्डर लिखो, तो यहाँ पर एक रो है और 3 कॉलम है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर एक रो होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, अब मुझे आप लोग एक एग्जाम्पल लिख के बताएंगे ऐसे मैट्रिक्स का जो कि रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें, अगले टाइप के मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं
और हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास आ चुका है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हो। कहने का मतलब ये हुआ, मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने 1, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पर 8 मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, समझे ना। यानी अगर मैं m इक्वल टू n कह दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहां पर ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है ना। यहां पर हम लोग 3x3 का भी एग्जांपल दे सकते हैं आपके लिए। चलो काम शुरू करते हैं, यानी 2, 3, 1, 0, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, -1, -2 और यहाँ पर भी 0 ही लगा दो। तो ये आपका क्या हो गया, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स बन गया, मतलब 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है बच्चों। अब इन जनरल क्या होता है ना, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं, जैसे मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x3, या फिर इसे डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। समझे बच्चों, बात क्लियर है। इसे क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बात याद रहेगी। ठीक है ना। डायरेक्टली 2x2 ना बोलकर डायरेक्टली 2 बोल देते हैं, 3x3 ना बोलकर डायरेक्टली 3 बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से कहानी भी खत्म हुई। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो यहां पर एक बात क्लियरली लिखी गई है कि डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं जरा। देखो सबसे पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 3x3 का एक मैट्रिक्स लिखूं, तो यहां पर देखो ये वाली जो पोजीशंस होती है ना, ये वाले पोजीशन, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन बोलते हैं, मतलब ऑन डायगोनल एलिमेंट्स या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, समझे। और यहां पर ये जो एलिमेंट है या फिर ये एलिमेंट या फिर ये एलिमेंट, इसको इन जनरल हम a11, a22 एंड a33 से रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये a11 हुआ, a22 हुआ, a33 हुआ, समझे। तो यहां पर मेन बात ये होती है कि aij अगर डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो i विल बी इक्वल टू j, समझे। अच्छा, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स की बात हुई। जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है उनको क्या बोलते हैं, या तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, i और j इक्वल नहीं होते हैं। जैसे यहां पर कोई एलिमेंट है ना, यहां पर कोई एलिमेंट है वो क्या होगा, a12, यहाँ कोई एलिमेंट है वो क्या होगा, a13, यहाँ कोई एलिमेंट है वो क्या होगा, a21, यहाँ कोई एलिमेंट है वो क्या होगा, a23 एटसेट्रा। ठीक है, इन सभी में i और j की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स में बोला जाता है कि डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन पे पक्का 0 होना चाहिए, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे होंगे। कुछ और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए मैंने क्या बोला कि नॉन डायगोनल पोजीशन पे पक्का 0 होना चाहिए। जैसे मैं 2x2 का एग्जांपल लूं, यहां पर ये नॉन डायगोनल पोजीशन है, यहां पर ये नॉन डायगोनल पोजीशन है। अब डायगोनल पोजीशन पे कुछ भी लिख दो, मेरा मतलब सपोज मैंने यहां -1 लिखा, यहां मेरा मन हुआ तो मैंने 0 लिख दिया। ये कैसा मैट्रिक्स बना, 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। क्यों, क्योंकि यहां पर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट 0 हैं। ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ लेनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बोलने के लिए कहता है। ठीक है। ऑन डायगोनल एलिमेंट्स को, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, इसके बारे में कुछ नहीं कहता, वहां पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है बच्चों। यहां पर ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, इसको लिखने का एक तरीका और भी है। कैसे, देखो इसको ऐसे लिखते हैं DIAG, और यहां पर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स लिख दो विद सम जेंटल स्पेसिंग, यानी बीच में गैप प्रॉपर होना चाहिए। जैसे अगर इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकते हो, DIAG और यहां पर -1 और ये 0, इस तरीके से। तो ये आपका एक और रिप्रेजेंटेशन हो गया डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमें दिखने चाहिए, ऑन डायगोनल एलिमेंट्स दिखने चाहिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पक्का 0 होते हैं, वो तो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, और यहां पर स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना, स्केलर मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन ये स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कैसा, तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। जैसे ही मैंने ये बात कही, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में गारंटी देता है कि वो तो पक्का 0 होंगे। जैसे यहां पर 3x3 का मैं अगर कोई मैट्रिक्स लिखूं, तो यहां पर और यहां पर 0 होगा, यहां भी 0 होगा, यहां भी 0,
यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, मतलब मैंने ये पोजीशंस छोड़ दी हैं। ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन है। यहाँ पर कोई भी रियल नंबर अगर आ जाए तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर जो रियल नंबर आप डालने वाले हो वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो फिर इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि स्केलर मैट्रिक्स अब आपको दो कंडीशन देगा। पहली कंडीशन तो बोलेगा कि ऑन डायगोनल एलिमेंट्स में आप जो भी एलिमेंट डाल रहे हो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन पर जो भी एलिमेंट डाल रहे हो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए। पहली बात तो ये बोलेगा। दूसरी बात क्या बोलेगा कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स में आपको 0 डालने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स में 0 डाल दिए हैं। जरा ऑन डायगोनल एलिमेंट्स में हम कोई भी रियल नंबर डाल दें। मेरा मन हुआ यहां पर 2 डालने का, तो यहां पर भी 2 डालना पड़ेगा और यहां पर भी 2 डालना पड़ेगा। अब ये क्या बना, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स बना, लेकिन ऑन स्पेशलिटी हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझे बच्चों? तो यहां पर डेफिनेशन आपके सामने दिख ही रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आगे चलें जरा। यहां पर आपका यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल सिंबल भी है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब सुनना ध्यान से, यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ना, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली बात, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जैसे ही मैंने ये बात कही तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पक्का 0 होंगे, है ना? बात क्लियर है। लेकिन तीसरी बात इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। इसका मतलब एक बात और पता चल गई। वो बात क्या पता चली कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। लेकिन जब वो सेम होगी तो क्या होगी ये भी यहां पता चल जाता है बेसिकली, कि यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो पक्का 1 के इक्वल होंगे और बाकी जगह तो 0 होगा ही, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। समझे बच्चों? तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स हो गया। कितने ऑर्डर का? तो ऑर्डर 3 का। इसको डायरेक्टली 3 लिखो या फिर 3/3 लिखो। ठीक है, अब ये यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो इसको हम या तो सिंपली आई लिखते हैं या फिर I3 भी लिख सकते हैं। समझे? अगर मैं यहां पर 2/2 का लिखूं तो क्या बनेगा? 1 0 0 1, इस तरीके से। तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर 2 का। समझे? यहां पर I2 ऐसे लिख दो या सिंपली I भी लिख सकते हो, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर 2 है। समझे बच्चों? क्लियर है? यहां पर सारे इंफॉर्मेशन आपको दिख ही रही होंगी। अब आगे चलते हैं, जरा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो तो 0 हो। समझे? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो उसको हम नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश लेटर यानी ओ से। समझे? मैं हिंदी में लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ओ से, लेकिन आपको हिंदी में नहीं लिखना है, आपको ओ लिखना है इस तरीके से। देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे हम बुक्स में देखते हैं तो ओ तो बिल्कुल ओ ही लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जीरो बेसिकली जीरो ही लगता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी हैंड राइटिंग में जब लिखते हैं तो जीरो और ओ बिल्कुल सेम लगते हैं। मैंने कई बुक्स में भी ऐसा देखा है कि जीरो मैट्रिक्स को जीरो से ही दिखा देते हैं। बेटा, जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल क्या है? तो ओ है, ये ध्यान रखना। यानी नल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होती है। नल मैट्रिक्स का सिंबलाइजेशन करने में जीरो यूज नहीं करते बेटा, ओ यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलते हैं आगे, अगला कंसेप्ट लेते हैं। तो अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके ऑर्डर बिल्कुल सेम हो और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा x, यहां पर 2, यहां 3, यहां 4। ठीक है ना, अब यहां पर मान लो मैं कुछ लिख रहा हूं, सपोज मैंने लिखा 4x, यहां पर लिखा मैंने 3y, और फिर ये लास्ट एलिमेंट सपोज मैंने लिखा 4 - x। समझे? अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर दोनों मैट्रिसेस आपको दिख रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड राइट हैंड साइड वाला। दोनों के ऑर्डर क्या है बच्चों? दोनों के ऑर्डर 2/2 हैं, दोनों ही सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट कहां प्रेजेंट है बच्चों? दिस एलिमेंट x इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इन LHS। अच्छा, ये वाला सेम पोजीशन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपको दिख रहा होगा इन द RHS। तो ये क्या है? तो 4x है। तो यहां पर बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम क्या कहते हैं कि x विल बी इक्वल टू 4x। इसको सॉल्व कर लेना, यहां से x की वैल्यू 0 आ जाएगी बच्चों। अब जरा इसको देखते हैं, ये कहां प्रेजेंट है बच्चों? तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ 2 है, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है बच्चों, तो 3y है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो। नॉर्मली हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ना कि x y की वैल्यू निकालिए, कोई वेरिएबल दे देता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, दो मैट्रिसेस को इक्वल दे देता है, ठीक है ना। अच्छा, ये एलिमेंट कहाँ है, ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, और ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बिल्कुल सेम है ना। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये क्या है आपका, तो ये आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 4 विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो भी यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है x और y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं जरा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिसेस को अगर हमें ऐड करना है तो सबसे मेन कंडीशन क्या होती है, सबसे मेन कंडीशन क्या होती है, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, सपोज ये आपका मैट्रिक्स A प्लस बी मैं लिख रहा हूँ, मतलब पहला मैट्रिक्स A होगा, दूसरा मैट्रिक्स B होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 0, यहाँ -1, यहाँ 2, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं एडिशन कर रहा हूँ, यहाँ मैंने 5 लिखा, -5, यहाँ पर मैंने -3 ले लिया, यहाँ पर -2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7 ले लिया मैंने। अब इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये देखो, क्या दोनों के ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, सो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। इसमें भी सेम कहानी है, चेक कर लो, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मैंने बोला इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, समझे, उनको ऐड कर दो, 1 + 5 यानी 6। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझे, 3 प्लस ऑफ -5, मेरा मतलब इस तरीके से होगा ना, तो ये आपका -2 बन जाएगा, समझे। यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर 4 प्लस ऑफ -3 यानी 4 - 3 यानी 1 आ जाएगा। ऐसे ही 0 प्लस ऑफ -2, मतलब यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आप चेक कर सकते हो, उनको ऐड करना है, तो इस तरीके से मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, -1 + 4 यानी ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 2 + 7 यानी 9। इस तरीके से आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, समझे बच्चों। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में एक बात और भी होती है कि ये कॉम्यूटेटिव नेचर को शो करता है। मेरा मतलब ये हुआ कि A + B करो या फिर B + A करो, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यहाँ पर बिल्कुल वैलिड होती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के केस में, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो अगला टॉपिक यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर वैलिड होती है। कैंसिलेशन लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। अब यहाँ पर कैंसिलेशन लॉज में जो भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये हमें नॉर्मली ऑब्वियस लगता है, लेकिन ये भी लॉ के रूप में यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि A + B = A + C है, तो इसका मतलब B = C हुआ, तो कौन सा लॉ यूज हुआ, सो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। देखो यहाँ पर ये आपके लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, A + B जो हमने सम लिखा उसमें A लेफ्ट में है, A + C हमने जो सम लिखा उसमें A लेफ्ट में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो B = C बच जाएगा, समझे। अच्छा, राइट कैंसिलेशन लॉ में क्या होगा, देखो B + A जो सम है उसमें A कहां पर है, तो राइट पोजीशन में है। C + A जो सम है उसमें A कहां पर है, तो राइट पोजीशन में है। अब इन दोनों को मैंने इक्वल किया, यानी B + A वाले सम को इक्वल किया C + A वाले सम के, तो यहां पर A कैंसिल आउट हुआ तो B = C मिला। तो कौन से लॉ की वजह से मिला, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो मतलब कैंसिलेशन लॉज 2 टाइप के होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन या राइट कैंसिलेशन, समझे। इन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि A + x = B + x मैंने ये दिया, तो यहां से A = B आ रहा है, विच लॉ हैज बीन यूज्ड, समझे। तो कौन सा लॉ यूज हुआ है मुझे कमेंट करके बताना जरा। यहां पर कैंसिलेशन लॉ तो यूज हुआ है, लेकिन कौन से टाइप का कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन या राइट कैंसिलेशन, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। इसमें क्या होता है ना, देखो अगर मैं कोई मैट्रिक्स A लिखूं, यहां पर टॉप में देखिए, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कोई मैट्रिक्स A लिखा, सपोज मैंने लिखा 1, यहां 3, यहां 4, यहां 2, -1, 0, ठीक है ना। अब इस पूरे मैट्रिक्स को अगर मैं किसी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, यहां मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं ना, उन सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां 5, यहां 20, यहां -5,
यहाँ पर 15, यहाँ पर 10 और 5 इंटू 0 यानी 0 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर करने से एलिमेंट भी उसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 2 रोज हैं, यहाँ पर भी 3 कॉलम्स हैं, आप देख पा रहे होंगे ऑर्डर 2/3 ही रहेगा। समझे बच्चों? तो यहाँ पर छोटा मोटा कंसेप्ट जो आपके सामने है लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको इलिस्ट्रेट करता जा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं जरा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है, when we can multiply 2 matrices। देखो बेटा, जब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कुछ खास बातें हैं, ध्यान रखना, टेक्निकल टर्म्स हैं। मैंने a इंटू बी लिखा, अब a इंटू बी जो प्रोडक्ट आपके सामने आया ना, इसमें पहले क्या लिखा तो a और बाद में क्या लिखा हुआ है तो b। समझे? तो यहां पर जो पहले लिखा है उसको बोला जाता है प्रीफैक्टर। क्या बोला मैंने? इसको बोलते हैं प्रीफैक्टर, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। बात समझ आ रही है? ठीक है ना? तो यहां पर जब हम a इंटू बी यानी प्रोडक्ट ए बी को डिफाइन करते हैं तो यहां एक बेसिक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है चलिए मैं आपको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखा मैंने m/n, ठीक है, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिखा मैंने सपोज p/s, इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने कहा a इंटू बी प्रोडक्ट डिफाइंड है, a इंटू बी प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब प्रीफैक्टर वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी n विल बी इक्वल टू पोस्ट फैक्टर वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो। समझे? यानी n इक्वल टू p हो जाए। एज ए फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, बस ध्यान ये रखना है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम है उतने ही रो होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में। समझे बच्चों? अब पहला दूसरा मतलब प्रीफैक्टर एंड पोस्ट फैक्टर वाले मैट्रिसेस। ठीक है, बात याद रहेगी इतनी। यहां पर एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, जब a इंटू बी का प्रोडक्ट आप डिफाइंड करोगे, मतलब अगर वो डिफाइंड होना पॉसिबल होगा तो आपको यहां प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद एक नया मैट्रिक्स c मिलेगा। इस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनना। यहां पर मैट्रिक्स a का ऑर्डर m/n था, मैट्रिक्स b का ऑर्डर p/s था। हमने रियलाइज किया कि ये बिल्कुल इक्वल हैं। अगर a इंटू बी का प्रोडक्ट हम निकाल पा रहे होंगे तो यहां पर n इक्वल टू p होगा। ठीक है, तो यहां पर जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? देखो जो इक्वल है उनको मैंने अंडरलाइन किया, जो इक्वल हो या ना हो उनको मैंने छोड़ा हुआ है, मतलब m और s को छोड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स c का ऑर्डर क्या होगा तो m/s हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये सारी बातें यहां पर आपको लिखी हुई दिख रही होंगी, आप पढ़ सकते हैं 1 बाय 1। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है ना कि अगर a इंटू बी हमने देखा कि ये डिफाइंड है, हमने फाइंड भी कर लिया, बट एट द सेम टाइम हमें यह पता चल सकता है कि b इंटू ए डिफाइंड ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैंने लिया 1/2, ठीक है, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिया मैंने 2/3, तो यहां पर a इंटू बी बिल्कुल डिफाइंड होगा, लेकिन b इंटू ए करोगे ना तो b इंटू ए मतलब 2/3 और यहां पर ये 1/2, तो यहां पर ये और ये इक्वल होने चाहिए, है ना? इक्वल तो नहीं है तो b इंटू ए डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर प्रोडक्ट ए भी एग्जिस्ट करेगा तो प्रोडक्ट बी ए भी एग्जिस्ट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोर ओवर अगर ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो भी दोनों इक्वल हो, ये भी पॉसिबल होना हर बार जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है ना? ये सारे इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ए बी एंड बी ए दोनों ही डिफाइंड होंगे तो फिर क्या होगा बच्चों? अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ये है तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर पक्का देखो ऐसा होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर पक्का 3/2 होगा, तभी जाके a इंटू बी भी डिफाइंड होगा और b इंटू ए भी डिफाइंड होगा। आप चेक करके देख लो यहां पर। समझे बच्चों? अब आगे देखते हैं जरा यहां पर क्या लिखा हुआ है। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देखो यहां पर ऑर्डर क्या लिखा हुआ है बच्चों? ऑर्डर लिखा है n/n, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया। समझे? तो इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और उसी ऑर्डर का हमें यूनिट मैट्रिक्स दे रखा है तो ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड होती है। ध्यान रखना, a इंटू आई विल बी इक्वल टू i इंटू ए, नाउ दैट विल बी इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स a। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ये रहा यहां पर प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन आल्सो। मतलब a ब्रैकेट में b प्लस सी लिखा हुआ है ना, इसको ab प्लस ac लिख सकते हो, मतलब अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों मैट्रिसेस के साथ। यहां पर अगर ये चीज ऐसे लिखी हो
तो फिर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताना। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं जहां दो मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करना भी आपको सिखा दूंगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया, यहां पर मैं ले लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है ना। मैंने 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स लिया। अब इसके बाद यहां पर जो मैट्रिक्स मैं लिखने वाला हूं उसमें कितने रो होने चाहिए बच्चों? देखो इसमें कितने कॉलम है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो इसमें 2 ही रो होने चाहिए, कॉलम्स कितने भी हों। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा 6, मतलब यहाँ पर 2 बाय 1 का मैट्रिक्स बना, ये आपका 2 बाय 2 का बना। तो यहाँ पर रो कितने हैं और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर हमें वैसे ही पता चल जाता है, समझे। यहाँ पर 2 रोज और यहाँ पर 1 कॉलम, यानी 2 बाई 1 बचेगा। देखो इस वाले 2 पे फोकस करो और इस वाले 1 पे फोकस करो, समझे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। यहां पर रो 1 और यहां से C1 आता है ऐसे, यानी 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, समझे। यानी क्या बनेगा, ये देखो सॉल्व कर सकते हैं इसको बड़े आराम से हम लोग। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 18 प्लस 5 यानी 23, समझे। यानी रो 1 C1, फिर होगा रो 1 C2। अब C2 तो मैंने लिया ही नहीं था, अगर C2 लिया होता तो यहां पर कॉलम 2 की एंट्री आती, समझे। अब आगे बढ़ते हैं, यानी रो 2 C1, तो यहां पर बनेगा 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, तो ये क्या बनेगा, ये 10 और ये आपका 24 यानी 34 आ गया, समझे। मैंने क्या लिया, रो 2 C1। अब रो 2 C2 करते अगर होता, तो नहीं है ना, तो बस यहीं पर आपका काम हो गया। अब आप देख सकते हो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं एंड 1 कॉलम है, वही तो पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, जरा अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट इज इडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स इडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कब होता है, जब वो मैट्रिक्स इस कंडीशन को फुलफिल करे, समझे बच्चों। बात क्लियर है। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट कंसेप्ट को लेते हैं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या जरूरी कंसेप्ट है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए लिया मैंने, जिसके एलिमेंट AIJ को हमने ऐसे दिखाया, मान लीजिए इसका ऑर्डर m/n है, इसके ट्रांसपोज को हम AT या फिर A' से दिखाते हैं। वैसे तो कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, समझे। तो यहां पर क्या होता है ना बच्चों, AIJ में चेंज होता है, AJI बन जाता है, ऑर्डर में भी चेंज होता है, m/n को हम लिखते हैं n/m, इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स m लिखा, यहां पर लिखा मैंने 1 2 3 4 5 0, कुछ भी लिख दो आपका मन करे तो। यहाँ 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जैसे ही मैं ट्रांसपोज लूंगा ना, तो यहां पर क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। जो भी रो वाइज एंट्रीज हैं उनको कॉलम वाइज कर दो, मतलब रो 1 में जो है उसको C1 में भेज दो। देखो ये इस तरीके से आएगा, रो 2 वाले को C2 में भेज दो, ऐसे आएगा, बस काम खत्म हुआ। यहां पर आप देख सकते हो 3 रोज एंड 2 कॉलम हो चुका है। इसको m/n बोलोगे तो ये n/m हो चुका है, समझे। यहां पर AIJ और AJI ये क्या फंडा था, समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। इस वाले मैट्रिक्स में यानी मैट्रिक्स M में अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर A13 क्या है, मतलब फर्स्ट रो 3rd कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो 5 है। इसके बाद मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि M' वाले मैट्रिक्स में A31 पोजीशन पे यही आएगा, समझे। आप देख सकते हो 3rd रो 1st कॉलम में यही वाला एलिमेंट है, समझे बच्चों, बात समझ आई। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले मैट्रिक्स में A12 की वैल्यू बताओ, A12 मतलब फर्स्ट रो 2nd कॉलम, तो फर्स्ट रो 2nd कॉलम यानी ये रहा आपका एलिमेंट, मतलब आप 3 बता दोगे। तो इस वाले मैट्रिक्स में अगर मैं आपसे कहता तो A21 पूछता, मतलब 2nd रो 1st कॉलम, तो ये रहा 2nd रो 1st कॉलम, मतलब ये रहा आपका एलिमेंट 3 यहां पर प्रेजेंट है, समझे। तो AIJ और AJI का फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर IJ को हम JI क्यों कर देते हैं। बात क्लियर रहेगी सबको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा आगे देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है हमें। तो यहां प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। देखो ये वाला प्रॉपर्टी और ये वाला प्रॉपर्टी बड़े ध्यान से आप लोग देख सकते हैं कि हम इनको A के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, A+B हो या A-B हो। यहां पर ट्रांसपोज दोनों ही मैट्रिसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 2 बार ट्रांसपोज लेने पे सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स लिखा, देखो इस तरीके से आपने इसका ट्रांसपोज किया है ना, तो क्या मिलेगा, देखो इस तरीके से।
अब इस वाले मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दो, देखो जरा क्या होगा। यहां पर देखना मैंने क्या किया, रो 1 को C1 में चेंज किया, अब C1 को रो 1 में चेंज कर दो, है ना। बात समझ आ रही है सभी को? देखो जी आपका ये दोनों सेम हो चुका है, तो डबल ट्रांसपोज लेने पे सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमने रखा हुआ है, फिर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 3A ट्रांसपोज ऐसे लेना होगा तो 3 को एज इट इज रखो, आप सिर्फ A ट्रांसपोज निकाल लो और A ट्रांसपोज जो भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं तो 3 से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को एक नया मैट्रिक्स लिखूंगा फिर ट्रांसपोज लूंगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ले लो और 3 से बाद में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। अच्छा यहां पर इस चीज को देखिए, ई नंबर पे और एफ नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट अगर डिफाइंड होगा तो इसका ट्रांसपोज लेना है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इनके लिखने के ऑर्डर में क्या चेंज हुआ है विद ट्रांसपोज। यहां पर एबीसी है तो यहां पर सीटी बीटी एटी होता है, मतलब एबीसी का सीबीए लिख दो और ट्रांसपोज इंट्रोड्यूस कर दो, समझे बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मेन बात यह है कि ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले कंसेप्ट हैं। कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहते हैं जब ये प्रॉपर्टी हो, यानी कोई भी मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। मतलब ए आई जे और ए जे आई बिल्कुल सेम होने चाहिए। बात समझ आ रही है बच्चों? तो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक कब बोला जाता है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो ये कंडीशन होती है, समझे। यानी कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे और मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो यहां पर बेसिकली ए आई जे और ए जे आई इक्वल डायरेक्टली तो नहीं होंगे, यहां पर बेसिकली हमें एक -1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है सही बच्चों को? ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली कुछ और प्रॉपर्टी भी होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं। डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, समझे। इसका छोटा सा प्रूफ भी होता है जो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो बढ़िया, नहीं किया तो यहां पर देख सकते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है ना, ए टी इक्वल टू -a होने की वजह से ये वाला रिजल्ट तो मैंने बताया था, यहां से जरा साइड चेंज करो तो आपको क्या दिखेगा, ए आई जे प्लस ए जे आई, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। अब ये एलिमेंट लिखे हुए हैं तो ये 0 ही बनेगा बच्चों, समझे। अब डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे सेम होते हैं, है ना। तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई मस्ट बी इक्वल टू जे। तो यहां पर जे की जगह आई करो या फिर आई की जगह जे करो, तो ये बन जाएगा आपका ए आई आई, ये भी आपका ए आई आई बनेगा, तो ये 2 टाइम्स ए आई आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से ए आई आई का मतलब 0 ही रहेगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो चुकी है, हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोर ओवर यहां पर और क्या चीजें लिखी हुई हैं, यहां पर कुछ और बातें लिखी हुई हैं, जैसा कि यहां पर आप पढ़ रहे होंगे, ए इंटू ए टी कहो या ए टी इंटू ए कहो, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कैसे होता है प्रूव करके दिखाएं? चलिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर मैं इसको मैट्रिक्स पी मान लूं, यानी ए इंटू ए टी को मैंने मैट्रिक्स पी मान लिया, अब मुझे प्रूव करना है या फिर चेक करना है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, तो यहां पर दोनों ही तरफ मैं ट्रांसपोज ले लूंगा। जैसे ही मैं ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको सिखा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, यहां पर आपको टॉप में दिख भी रहा होगा, पहले तो वही प्रॉपर्टी लगेगी। यानी यहां पर क्या होगा, ए टी का ट्रांसपोज और यहां पर ए ट्रांसपोज, मतलब ये तो आपका मैट्रिक्स ए हो जाएगा और ये आपका ए ट्रांसपोज तो है ही, मतलब क्या हुआ कि P ट्रांसपोज इक्वल्स P आ गया। आप पहले स्टेप में देख लो, यहां पर आपने A इंटू ए टी को मैट्रिक्स P माना हुआ था, तो P ट्रांसपोज इक्वल्स P आ गया, मतलब मैट्रिक्स P कैसा मैट्रिक्स हुआ, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, समझे। इसी तरीके से इस वाले को आप खुद प्रूव कर सकते हैं, ए टी इंटू ए वाले को, समझे। a प्लस ए टी, यानी अगले पॉइंट में आ चुका हूं मैं, a प्लस ए टी ये भी सिमेट्रिक होता है, लेकिन a माइनस ए टी आपका स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये भी आप खुद प्रूव करके देखिए, आपसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं जरा इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। हाफ ऑफ p मतलब हाफ ऑफ a प्लस ए टी, एंड हाफ ऑफ q मतलब हाफ ऑफ a माइनस ए टी। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे सेम मैट्रिक्स A मिल जाएगा। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
समझे बच्चों? तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आपको ध्यान भी रखना है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक आपको एग्जांपल तो बताया ही नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं 3/3 का लिखूं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो 3/3 का हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर कोई भी रैंडम एलिमेंट, कोई भी रियल नंबर आप डाल दो। मेरा मन हुआ 1 डालने का, आप यहां 2 लिखो, यहां पर 4 लिखो, जो मन करे वो लिख दो। यार 1 to 5 लिखा मैंने, बोला मैंने 4 था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो रो 1 को कंप्लीट करो। अब यहां पर सेम चीजें आपको C1 में देखनी है, तो यहां पर 2 5 लिख दो, क्योंकि 1 तो पहले ही प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब जरा रो 2 को कंप्लीट करो, तो यहां 2 है, आपका मन करे यहां 3 लिखो, आपका मन करे यहां 4 लिखो। 2 3 4 हुआ, कहां पर हुआ, तो रो 2 में हुआ। अब यही चीज आप C2 में भी कर दो, तो 2 3 पहले ही दिख रहा होगा, यहां पर 4 एंट्री कर दो, यहां पर जो मन करे वो लिख दो, आपका मन करे 0 लिख दो, आपका मन करे यहां पर 5 लिखने का 5 लिखो, 6 लिखने का 6 लिखो, जो भी एलिमेंट आपको लिखने का मन कर रहा है वो लिख दो। समझे? ये बन गया आपका किसका एग्जाम्पल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आप चेक कर सकते हो, अगर इसे मैट्रिक्स ए मानोगे और इसका ट्रांसपोज लोगे तो यही मैट्रिक्स वापस मिलेगा। यस और नो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मिला या नहीं, ठीक है। अब जरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एग्जांपल आपको बता देता हूं, 3/3 का ही बताऊंगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या होगा ना, सबसे पहले डायगोनल पोजीशन पे 0 को भर दो। अब ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमने प्रूव किया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 आता है, यहां पर आपको याद होगा, ठीक है बच्चों। अब मैंने डायगोनल पोजीशन पर 0 तो भर दिया, दैट मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बातें यहां पर रह गई हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहां पर कोई नंबर लिखा मैंने -1 और यहां लिखा 2, मतलब रो 1 मेरा पूरा हो गया। अब रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके C1 बना दो, मतलब यहां पर 1 और यहां पर -2 ऐसे लिख दो। समझे? अब जरा रो 2 को पूरा करो, तो रो 2 में 1 0 आ चुका है, आपका मन करे यहां पर 3 लिख दो। समझे? तो फिर C2 में आने के लिए क्या करो, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 0 और यहां पर ये आपका हो जाएगा -3। समझे? तो ये आपका एग्जाम्पल आ चुका है। अगर आप इसको मैट्रिक्स ए मानेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड होगी कि ए ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए इक्वल तभी होंगे जब यहां पर -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझे? ऐसा हो रहा है या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और एक दो एग्जाम्पल खुद लिखने की कोशिश करना, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर अगला कंसेप्ट क्या है, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्या होता है, डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स वैलिड, यानी ए इनटू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। समझे? यहां पर यह बात भी होती है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल बी +1 और -1, यह बात आपको याद भी रखनी है। अब इसके बाद जरा इस कंसेप्ट को भी देख लेते हैं, यानी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो यहां पर क्या बोला जाता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो और ये दोनों यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो यहां पर A का इनवर्स मैट्रिक्स B होगा और B का इनवर्स मैट्रिक्स A होगा। इन जनरल आप ये भी लिख सकते हैं कि A इंटू A इनवर्स विल बी इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, नाउ दैट विल बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। समझे? तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ये सारी बातें आपको यहां पर लिखी हुई दिख रही होंगी, आप 1 बाय 1 हर चीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, यानी डिटर्मिनेंट्स। अब इसमें क्या होता है, अ यूनिक नंबर, रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ऐसा ही नंबर होना चाहिए। A unique number that can be associated to every square matrix A of order m is called determinant value of that matrix। निकालते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैट्रिक्स A लिया मैंने, 2 by 2 का ही ले लेता हूं, सबसे सिंपल, मैंने लिखा 1, यहां लिखा 3, यहां 4 और यहां पर सपोज मैंने 8 लिखा। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट लिखना है, तो यहां पर डायरेक्टली देखो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा से भी दिखाते हैं, इसको DET ऑफ A भी लिखा जाता है। समझे? या फिर इसको कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, नॉट एन इश्यू, ये भी डेट लिखा हुआ है, ये भी डेट लिखा हुआ है, मतलब डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म। और इसको हम देखो इस तरीके से कर देंगे कि यहां पर जो मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, अब यहां पर ये वर्टिकल बार्स आ जाएंगे, मतलब मॉडुलस के साइन की तरह आ जाएगा ना। समझे? अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है देखना ध्यान से बच्चों। यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन पे जो एलिमेंट दिख रहे हैं ना, उनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। समझे? तो इसको कैलकुलेट कर लो, यहां पर 8 आएगा, यहां पर -12 यानी -4। सो -4 इज अ रियल नंबर विच इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। समझे? अब 2 by 2 का तो मैंने बताया, 3 by 3 का कैसे करते हैं,
पता है आप लोगों को क्या? चलिए मैं एक एग्जांपल इसका भी ले लेता हूं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी लिखा मैंने और यहां पर मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना शुरू कर दिया। 1 2 3 सिंपल सिंपल सा बना लो। -1 0 4 यहां पर मैंने लिखा 5, यहां 0, यहां पर 8 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है तो हम देखो सेम तरीके से करेंगे, मतलब यहां पर वर्टिकल बार्स लगा दो। जब हम डिटर्मिनेंट लिखना शुरू करते हैं तो इसको बोला जाता है कि हमने मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जैसे यहां पर डिटर्मिनेंट है, हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमें देखो ऐसा मिलना शुरू हुआ था, समझे। तो यहां पर भी हमें एक्सपेंड करना है। अब चलते हैं जरा इस डिटर्मिनेंट को हम इवेल्युएट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इसको इवेल्युएट करूं जरा इस साइन कन्वेंशन को आप याद रखना। यहां पर प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, अल्टरनेटिवली आपको चलना है बेटा, आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब ये प्लस माइनस प्लस क्यों आता है ये पता चलेगा आपको थोड़ी देर में जब मैं कोफैक्टर के बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको 3x3 का कोई मैट्रिक्स है उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बता रहा हूं। तो यहां पर ये जो एलिमेंट 1 है ना, इसको हम बाय डिफॉल्ट +1 बोलेंगे, वैसे तो वो +1 ही है। तो यहां पर 1 लिखो। अब ब्रैकेट में क्या एंट्री करेंगे बताऊंगा, ठीक है। अगला एलिमेंट -1 है, लेकिन ये पहले से ही माइनस का साइन लेकर आएगा, मतलब -(-1) ऐसे लिख सकते हो, और इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, बताऊंगा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगला एलिमेंट 5 है और यहां पर ये प्लस का साइन लेकर आएगा ऑलरेडी, मतलब ये 5 × में देखो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या हम एंट्री करेंगे ध्यान से सुनना। अब यहां पर इन ब्रैकेट्स में किस तरीके से इनपुट किया जाता है चलो ये सीखते हैं। यहां पर एलिमेंट 1 को आप देख रहे होंगे ना, ये कहां प्रेजेंट था बच्चों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट था। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को अगर आप हाइड करोगे तो आपको जो एलिमेंट्स दिखेंगे देखो वो इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, मतलब इसका मैंने 2x2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बना दिया, जिसको एक्सपेंड करना मैं यहां पर सिखा चुका हूं। चलो इसको एक्सपेंड करो और यहां पर लिखो, मतलब आप क्या करोगे 0 × 8 - 0 × 4, ठीक है ना, ये बात हो गई। अब जरा एलिमेंट -1 को देखो, तो -1 कहां पर है बच्चों? -1 इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो यहां पर। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2 3, यहां पर 0 और यहां पर 8, है ना। अब इसको भी हम एक्सपेंड कर लेंगे। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 × 8 - 3 × 0, समझे बच्चों। अब इसके बाद जरा एलिमेंट 5 को देखते हैं जो कि प्रेजेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को अगर आप हाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा 2, यहां पर 3, यहां पर 0 और यहां पर 4। चलिए इसको भी एक्सपेंड करना है। सो 2 × 4 - 0 × 3 या 3 × 0 एक ही बात है। अब इसको फाइनली इवेल्युएट कर लो, देखो 1 × 0 आ जाएगा, यहां पर तो कोई समस्या नहीं है। 0 × 8 यानी 0, -0 × 4 यानी 0, 0 - 0 0 ही रहेगा। ये -(-1) यानी +1 हो जाएगा। यहां पर 2 × 8 यानी 16, -0 आ रहा होगा, चेक कर लो। यहां पर 5 और यहां पर क्या आएगा? 2 4 8 -0, समझे। अब ये फाइनली एक रियल नंबर आ जाएगा। क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है बच्चों। चलें आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं यहां पर और क्या कंसेप्ट है हमारे पास। तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं मैंने 2x2 मैट्रिसेस का करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से होगा तो उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए तो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये रहा डायरेक्ट फॉर्मूला। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस लगा दो, दिख रहा होगा आपको। डायगोनल एलिमेंट्स यानी a × d, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी b × c और बीच में माइनस लगा दो, बन गया आपके 2x2 मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे जरा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में बातें करते हैं। अब माइनर का मतलब क्या होता है जरा पढ़ लेते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट और अ डिटर्मिनेंट करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स A इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच aij लाइज। माइनर ऑफ aij इज रिप्रेजेंटेड बाय mij। इसका मतलब क्या है एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, मान लीजिए यहां पर मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स लिखना शुरू किया जिसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट भी आपको लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली मैं यहां पर डिटर्मिनेंट लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए काम शुरू करते हैं। मैंने लिखा यहां पर सपोज 3, यहां पर 4, यहां पर 2, यहां 0, यहां -1, यहां 5, यहां पर 6, यहां पर -2 और यहां 1 लिख दिया मैंने इस तरीके से। ये 3x3 का मैंने एक डिटर्मिनेंट बना लिया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसका ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है बच्चों? 4 विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।
तो इसका माइनर क्या होगा बच्चों, इसका माइनर होगा M12 ऐसे। अब निकालेंगे कैसे, तो ये कहां प्रेजेंट था बच्चों, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करो, क्या दिखेगा आपको 0561 ऐसा एक डिटर्मिनेंट दिखेगा, इसको इवेल्युएट कर लो 0 इंटू 1 समझे -6 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा -30 आएगा, आपने माइनर निकाल लिया है। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना, देखो कोफैक्टर निकालने के लिए आप लोग क्या करिए, वो प्लस माइनस प्लस वाला काम याद है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझे। तो यहां पर ये जो एलिमेंट 4 है ना, इसके लिए मुझे पहले से एक माइनस लगा के रखना है, और यहां पर इसके साथ में आप माइनर को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस ऑफ -30 मतलब यहां पर +30 आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट 4, समझे। यहां पर मेन फंडा ये होता है प्लस माइनस प्लस यूज करने का, बेसिकली Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij, समझे। यहां पर ये 4 कहां प्रेजेंट था बच्चों, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, यानी i और j की वैल्यू आपको दिख रही होगी, -1 की पावर में i प्लस j करके देखो, यहां पर अपने आप माइनस आएगा, समझे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस एलिमेंट 5 की बात करूं मैं, ये कहां प्रेजेंट है बच्चों, एलिमेंट 5 इज प्रेजेंट इन सेकंड रो थर्ड कॉलम, समझे, ये 5 है। अगर इसका मुझे माइनर लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, माइनर लिखने के लिए सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड कर दूंगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया, मुझे क्या दिखेगा, यहां पर 3 यहां पर 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया है, यहां पर 6 और यहां पर -2, जरा यहां पर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लो, तो ये -6 और यहां पर ये माइनस का 24 यानी माइनस का 30 आएगा। कोई सोच रहा होगा कि यहां पर भी -30 आया, यहां पर ही -30 आया, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, डोंट वरी, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों से कोफैक्टर लिखने के लिए कहूंगा ना सेम एलिमेंट का, तो या तो साइन कन्वेंशन के लिए आप लोग ये टेबल याद कर लो, है ना, प्लस माइनस प्लस वाला टेबल, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 5 कहां प्रेजेंट था, तो इस वाली पोजीशन पे, मतलब ये नेगेटिव ऑलरेडी आएगा, अब इसके साथ में इसका माइनर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब +30 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, या तो ऐसे कहो या फिर आप क्या कहो, -1 की पावर i प्लस j मतलब 2 + 3, तो ये तो नेगेटिव ही आएगा ना, वो आपने पहले ही लगा रखा है, तो अगर आप साइन कन्वेंशन के लिए इस बॉक्स को याद कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी एलिमेंट Aij होता है उसके करस्पॉन्डिंग माइनर को Mij से दिखाते हैं, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को Cij से दिखाते हैं, या फिर कैपिटल Aij से दिखाते हैं अगर मैट्रिक्स A की बात कर रहे हो तो, समझे बच्चों। मैट्रिक्स A मतलब मैट्रिक्स A का करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, आर यू गेटिंग, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ठीक है। चलते हैं आगे जरा, एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट, ये बात मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं बच्चों, आई होप यू कैन रिकॉल, पिछले पेज पे दिखाया था। अच्छा, यहां पर एक और कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए भी हम लोग डिटर्मिनेंट की हेल्प ले सकते हैं। कोई भी ट्राइंगल आपको यहां पर दिया हुआ हो जिसके तीनों वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करने वाले कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो। वैसे इसको मैं रीराइट करूं तो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना, यहां पर इसको हम ऐसे भी देख लेते हैं कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, समझे, और यहां पर 1 1 1 इस तरीके से, तो इस तरीके से भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो अगर इस डिटर्मिनेंट को आप इवेल्युएट कर लें, ठीक है बच्चों। यहां पर ये बातें आपको लिखी हुई दिख रही होंगी, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये तो हमको पता ही है, लेकिन डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने पे कई बार वो नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, तो आप उसे क्या करेंगे, अपने आप मॉडुलस लगा के पॉजिटिव कर देंगे, मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। मतलब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से आपको दिख रहा है कि -3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, तो -3 को +3 कर देना भैया, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, समझे बच्चों। अगर यहां पर कोई भी 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर आपको बोला गया है, तो यहां पर आप डेल्टा को 0 के इक्वल रख देना, ये रहा आपका डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, समझे। वैसे तो बच्चों पेपर एमसीक्यू टाइप का होने की वजह से फायदा ये है कि अगर मैं इस फॉर्मूले के बिना भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लूं, क्लास 10th में हमने सीखा हुआ है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उससे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आने वाला, ठीक है बच्चों। यहां पर एक और कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जो वैसे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेकंड टर्म में, लेकिन अभी भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं, जैसे x1, y1, ठीक है, एक और पॉइंट है x2, y2, अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है, तो ये रहा जी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला,
समझे, चेक कर लो, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, यानी एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, अगर 2x2 का कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट लिखने का डायरेक्ट तरीका आप चेक कर सकते हैं। कैसे दिख रहा है आपको, डायगोनल पोजीशन पर जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनको इंटरचेंज कर दो, और यहां पर ऑफ डायगोनल पोजीशन पर जो एलिमेंट थे उनमें मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर मैंने लिखा 2 3 4 5, मैंने ऐसे लिखा। अब इसका मुझे एडजॉइंट लिखना है, मतलब अगर ये कोई मैट्रिक्स ए है, इसका मुझे एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिखना है, मतलब 2x2 का है तो बड़े आराम से आ जाता है ना। यहां पर क्या बनेगा ना, जो भी आपके डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट दिख रहे हैं उनको इंटरचेंज करो और नॉन डायगोनल वालों का साइन चेंज कर दो। समझे, डायगोनल पोजीशन पर जो एलिमेंट है उनको इंटरचेंज, नॉन डायगोनल वालों का साइन चेंज। समझे, बात याद रहेगी, इंटरचेंज साइन चेंज, दो बातें याद रखना। इंटरचेंज किसको करोगे, डायगोनल पोजीशन पर जो एलिमेंट है। साइन चेंज किसका करोगे, जो नॉन डायगोनल पोजीशन पे है। और ये किसके लिए वैलिड है, 2x2 का मैट्रिक्स होगा तभी। ठीक है ना, तो यहां पर बेसिकली अगर 3x3 का होगा तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं जरा। यहां पर मैंने 1 2 3, यहां पर 0 -1 -2, यहां -3, यहां 4, और यहां पर सपोज मैंने 0 लिख दिया। अब अगर ये कोई मैट्रिक्स ए है ना, और इसका मुझे एडजॉइंट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा ना, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको मैट्रिक्स मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं जो कि एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा, उसे कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर ये जो एलिमेंट 1 है इसका आप लोग कोफैक्टर निकालिए, तो क्या निकलेगा बच्चों, एलिमेंट 1 का कोफैक्टर यानी 0, और यहां से -8 यानी प्लस का 8 आ जाएगा। चेक करके देख लो एक बार, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैंने हाइड किया, 0 -8 ऐसे आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट रो के जितने एलिमेंट है सबके कोफैक्टर को निकाल के यहां पर कॉलम फर्स्ट में डाल दो, यानी C1 में डाल दो। अब इसके बाद जरा इस एलिमेंट की बात करते हैं, तो ये कहां प्रेजेंट है बच्चों, तो ये आपके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। मतलब इसका कोफैक्टर लिखते हुए पहले ही माइनस लगाना पड़ेगा। समझे, मैंने ऊपर लिख दिया है, मैं डायरेक्टली यहां पर वैल्यू लिखूंगा। तो इसका कोफैक्टर जब लिखोगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहां पर 0 × 0 -6, मतलब देखो इस तरीके से आ जाएगा। कहने का मतलब ये प्लस का 6 आपको दे देगा। यहां पर अब 3 की बात करते हैं, 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहां पर 0 -3 मतलब -3 ही मिलेगा। अब जरा सेकंड रो में आ जाओ, तो सेकंड रो में ये वाला एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 0, देखो ये भी नेगेटिव ही होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर 2 × 0 और यहां पर -12, यानी ऐसे मिलेगा। कहने का मतलब ये 12 आएगा। समझे, यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर आप देख रहे होंगे, अब ये -1 की बारी है, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी यहां पर 0 और यहां पर -9। कहने का मतलब प्लस का 9 हो जाएगा, ये 0 -9 बनेगा ना। यहां पर हम देखेंगे अब, यानी -2 की बारी, 4 × 1 यानी 4 रहेगा, और यहां पर -6 यानी +6, और बाहर एक नेगेटिव रहेगा क्योंकि कोफैक्टर में पहले ही हम प्लस माइनस प्लस की बात याद रखते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो यहां पर ये -10 आ जाएगा। अब जरा हम थर्ड रो यानी लास्ट रो की बात करते हैं, तो यानी इस वाले एलिमेंट को देखिए, तो यहां पर क्या बनेगा आपका -4 और +3, 3 - 4 यानी माइनस का 1 आएगा। यहां पर इस एलिमेंट की बात करते हैं, क्या आएगा बच्चों, -2 -0 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। यहां पर -1 -0 यानी देखो इस तरीके से हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स होगा ना तो उसका एडजॉइंट बड़े आराम से आएगा। कंसेप्ट वही चलता है जो यहां पर यूज हुआ है। मतलब कंसेप्ट क्या था ना कि अगर रो 1 के जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना उन सभी के कोफैक्टर लिखकर एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स में C1 बनेगा। समझे, रो 2 के जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनके कोफैक्टर को लिखिए तो यहां पर C2 बनेगा। यहां पर रो 3 का देखिए आप लोग क्या है, उन सभी का कोफैक्टर लिखोगे तो यहां पर एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स का कॉलम थर्ड बनेगा। समझे, रो 3 से C3, रो 2 से C2, रो 1 से C1। इस तरीके से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बोलते हैं। समझे बच्चों, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं जरा और अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। समझे, डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट होते ही स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर आप कुंडली मार के बैठ जाओ। मतलब यहां पर आपको सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही चीजें मिलेंगी। तो यहां पर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ना, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पक्का 0 हो। समझे, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होने की वजह से सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स आना पॉसिबल नहीं होता। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ना इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कभी 0 नहीं होता। वैसे ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यहां पर आपको दिख रहा होगा।
समझे। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका 0 नहीं होता, इसलिए इसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यानी कोई भी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स आएगा वो पक्का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कोई भी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स आता है उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इन्वर्स निकालते हैं कैसे हैं किसी मैट्रिक्स का, हमने एडजॉइंट निकालना सीख लिया है, हमने किसी भी मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीख ली है। तो ए इनवर्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, अगर मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हो तो ये रहा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहां पर आप डिटर्मिनेंट को देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कोई भी चीज कभी 0 नहीं होती है, इसलिए तो यहां पर बोला गया कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होने की वजह से उसका इनवर्स कभी नहीं आएगा। समझे। आगे बढ़ें जरा, अगली प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इन पे 1 मार्कर क्वेश्चन बड़े आराम से आ सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर सारी प्रॉपर्टीज एक पेज पे आ जाएंगी। एक बार ध्यान से देखिए, मैंने ऐसे कर दिया, अब सारी प्रॉपर्टी आपके सामने एक ही पेज पे आ चुकी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना लो बच्चों। ये सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर यहां से हम स्टार्ट करें, इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं जरा, और यहां पर हम देखते हैं और क्या मिला हुआ है हमें। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट, ऐसा सिस्टम जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस सिस्टम भी दिया हुआ है, यहां पर डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उनको मैट्रिक्स की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर आपको कंसेप्ट दिख ही रहा होगा बच्चों। यानी मैंने यहां पर 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक मैट्रिक्स ए लेते हैं जिसमें हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को इनपुट करते हैं, एक मैट्रिक्स बी लेते हैं जहां पर हम आरएचएस में प्रेजेंट कांस्टेंट्स को लिखते हैं, और एक मैट्रिक्स एक्स लेते हैं जहां वेरिएबल्स को डाल दिया जाता है, और यहां पर ए एक्स इक्वल टू बी ऐसा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो x इक्वल्स ए इनवर्स बी, हम इस कंसेप्ट से काम करते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर यहां पर आप लोग एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स निकालेंगे और अपना काम आगे लेके चलेंगे। लेकिन समस्या तब आती है जब डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका 0 हो जाए, जैसा कि आप यहां पर पॉइंट बी में पढ़ रहे होंगे। मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो तब तो काम स्मूथली चलता है, जो कि मैंने एलोबरेट कर ही दिया है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना होने पे बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आता है। समझे बच्चों, यहां पर आपके लिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाए तो समस्या यह होती है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि उसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। समझे। तो यहां पर कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालकर उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स बी क्या था आपको याद है, मैट्रिक्स बी हम बेसिकली क्या करते हैं ना, जो भी आपके इक्वेशंस हैं उसमें जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं ना, उनकी हेल्प से मैट्रिक्स बी बनाते हैं। और मैट्रिक्स ए तो हमने बना ही लिया एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की हेल्प से। अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालिए, उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे नॉन जीरो मैट्रिक्स मिले या फिर जीरो मैट्रिक्स मिले। समझे। अगर जीरो मैट्रिक्स मिलेगा तो क्या होगा, द गिवन सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी अभी भी सॉल्यूशन आ सकता है या सॉल्यूशन नहीं आ सकता, ये सिचुएशन बनी हुई होगी। इसको चेक करने के लिए फर्दर हम सेम कहानी करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉन जीरो मैट्रिक्स आ गया ना, तो इसका मतलब पक्का ये हुआ कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल। समझे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। समझे। देन द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन एट ऑल। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।